जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अपना अध्याय चल रहा है 5, जिसका नाम है विधायिका। और जिसमें अभी तक हमने पढ़ लिया है कि संसद क्या है, संसद क्यों चाहिए, और संसद में 2 सदन क्यों हैं, और संसद क्या काम करती है। और ये भी पढ़ लिया हमने कि संसद कानून का निर्माण कैसे करती है। अब हम चल रहे हैं आज समझने और विस्तार पूर्वक पढ़ने कि संसद कार्यपालिका को किस प्रकार से नियंत्रित करती है। देखिए, आप सबको मैंने पहले ही बता दिया है कि यहां कार्यपालिका का मतलब है राजनीतिक कार्यपालिका से। तो ये राजनीतिक कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आप सबको बता ही रखा है कि जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है, ये विधायिका की ही सदस्य है। विधायिका में से ही इसका निर्माण हुआ है, और जब तक इसके पास विधायिका में बहुमत है तभी तक ये अपने पद पर है, तभी तक ये अपने पद पर है। आप देखते होंगे जब संसद चलती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी विपक्ष पक्ष अपने में से भी, पहली बात तो अपने जो सांसद होते हैं वो प्रश्न पूछते नहीं है अपने प्रधानमंत्री से, जो विपक्ष होता है वो उनसे सवाल करता है, जवाब करता है। तो इस प्रकार से ये तरीका है, इस प्रकार से आपकी विधायिका आपकी राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। तो उसी चीज को हम चल रहे हैं विस्तार पूर्वक समझने, वो कौन कौन से कामों के माध्यम से आपकी राजनीतिक कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं इस विषय को और जानते हैं। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। यह बात आप जानते हैं बखूबी कि जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है, उसी के सदस्यों को मिलाकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। इस कार्यपालिका को कौन सी कार्यपालिका कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाही में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगी तभी वह कार्यपालिका पर नियमित और प्रभावी नियंत्रण रख सकेगी। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसदों और विधायकों का जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। उदाहरण के लिए, विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर सदन में कोई कुछ भी कह दे, माननीय प्रधानमंत्री को किसी को भी कुछ भी कह दे, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखो, मैंने आपको बता ही दिया, जिस दल के पास बहुमत होता है, जैसे आज के टाइम पे भाजपा के पास अपार बहुमत है, अपार बहुमत 318 सांसद उनके खुद के हैं, और विपक्ष का और उनके गठबंधन एनडीए के पास तो उससे भी ज्यादा है, 320 से ऊपर ही, 320 या 328 30 के बीच में। ठीक है, तो इतने हैं इनके पास, इतना है तो इनके पास अपार बहुमत है, इन्हें किसी भी प्रकार से कोई चिंता नहीं है। अगर और विपक्ष है, विपक्ष के पास ज्यादा ताकत है नहीं, विपक्ष इनके किसी भी कानून को रोक नहीं सकती। फिर भी वो सवाल जरूर पूछ सकते हैं, और सवाल पूछना ही लोकतंत्र को बचाने के लिए काफी है। सवाल पूछना ही, सही सवाल पूछना ही लोकतंत्र को बचाने के लिए काफी है। तो आप ये जान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया है कि जो पक्ष वाले होते हैं वो अपने पार्टी की तरफ ज्यादा झुके हुए होते हैं, वो जनता के प्रति उतने उत्तरदायी नहीं होते। वैसे तो उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जनता के वो सेवक हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के सेवक के रूप में काम करते
हैं बहुमत में पार्टी आ जाने पर वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कुछ भी काम नहीं करते, जो कि लोकतंत्र के लिए एक खराब बात है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक खराब बात है। हर सदस्य को, जो भी सांसद और विधायक है, उन्हें अपने मुख्यमंत्री और अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल करना चाहिए और हर बात पे डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो तय कर देते हैं वो चीज वो स्वीकार कर लेते हैं और सदन में आकर उसी के हिसाब से ताली पीट कर चले जाते हैं। ये उनका काम नहीं है, उनका काम है अपने प्रधानमंत्री से भी सवाल करना, लेकिन ये काम सिर्फ विपक्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो विपक्ष सवाल करता है, जवाब करता है, सदन में कुछ भी बोला जाएगा, उन्हें जो आपके जो ऊपर बैठे होते हैं कुर्सी पर, जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष का नाम पता है आपको? लोकसभा अध्यक्ष है कौन? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? याद करके आना, ये बताना मुझे, ठीक है। तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो वो लोग उनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करी जा सकती, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा सकती, उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता सदन में कुछ कहने के लिए। तो इस प्रकार से आपके विधायक और सांसद निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो वो निर्भीक तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करते हैं सदन के अंदर, ठीक है। आगे सुनो, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है। जो अध्यक्ष होते हैं वो ये तय करेंगे कि किसको सजा मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। जैसे संजय सिंह और चड्ढा जी को सजा दी गई है, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है राज्यसभा से। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के और चड्ढा, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, राघव चड्ढा जी को सस्पेंड कर दिया गया है आपकी राज्यसभा से। अभी वो राज्यसभा से सस्पेंड चल रहे हैं क्योंकि आपके उपराष्ट्रपति साहब ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ संसद की मर्यादा के बाहर जाके कुछ शब्दों का प्रयोग करके कुछ बातें बोल दी थी, जो कि उन्हें लगा कि ये संसद की मर्यादा के विरुद्ध है। तो आप ये जान लीजिए, इसे तय करने का अधिकार सिर्फ अध्यक्ष महोदय को है कि क्या गलत है और क्या सही है, और कोई इस बात का चयन नहीं कर सकता, ठीक है। उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की जा सकती है। संसद में वो कुछ भी बोले, उनके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की जा सकती है। सिर्फ कौन इसके लिए निर्णय ले सकता है कि उन्होंने गलत कहा है कि सही? सिर्फ अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष उनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ कहीं और जाकर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, वो कुछ भी क्यों ना बोले। समझ में आई बात? आगे सुनो। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। संसद यह नियंत्रण कैसे रखती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है? क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? क्या कार्यपालिका की जातियों पर संसदीय नियंत्रण सफल है? आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है? अपार बहुमत वाले दल की कार्यपालिका के खिलाफ क्या संसदीय नियंत्रण सफल हो पाता है? जी नहीं हो पाता, क्योंकि विपक्ष को लोग सीरियसली नहीं लेते। विपक्ष को लोग सीरियसली
क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो गलत बोल रहे हैं, ये सरकार के काम में अड़चन डाल रहे हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज में विपक्ष का काम है सरकार के कामों पर सवाल करना, उनका कर्तव्य है। लोकतंत्र यही है, जब तक लोकतंत्र में विपक्ष सवाल नहीं करेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा, तब तक लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। अगर विपक्ष भी मौन पड़ जाएगा तो फिर तो लोकतंत्र बच ही नहीं पाएगा। सरकार जैसे चाहेगी वैसे नियम कानून बनाएगी, चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, देश के पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए। जैसे कृषि कानून की चर्चा नहीं की गई थी, सदन में उसकी चर्चा नहीं की गई थी, उसे एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके पास करके एक कानून बना दिया गया था। और इसके लिए विपक्ष ने धरना प्रदर्शन भी किया था, क्योंकि वो कोविड का समय था, इसलिए वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन फिर जनता ने उसके लिए जो किया वो किसी से छिपा नहीं था। वो किसानों ने उसके लिए क्या किया ये किसी से छिपा नहीं था। तो ये जान लीजिए। तो आप ये चल रहा हूं मैं आपको बताने वो कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आपकी संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इनफ नहीं है, लेकिन फिर भी इन तरीकों को अगर सही से अमल में लाया जाए तो संसद की आपकी राजनीतिक कार्यपालिका को गलत कामों को करने से रोका जा सकता है। क्योंकि सत्ता में आने के बाद लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही ही है, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये लोगों की एक मानसिकता होती है कि हम तो सही हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, जो कि गलत बात है। आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलती हो सकती है, आप भी इंसान ही हैं, कुछ और नहीं है। आप भी अपनी पार्टी का पक्ष देखते हैं और अपनी पार्टी का प्रॉफिट देखते हैं और प्रॉफिट के हिसाब से कोई कानून बनाते हैं। तो आप जब किसी का अपना प्रॉफिट देख रहे हैं तो किसी ना किसी का तो उससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि यही सिद्धांत है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो किसी ना किसी की जेब से तो वो निकाला जा रहा है, तभी तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना। आगे सुनिए वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से आपकी संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसदीय नियंत्रण के साधन तरीके वो कौन कौन से तरीके हैं, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति के लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है। कानून बनने के समय भी करती है, कानून के पास होने के समय भी वो इंटरफेयर कर सकती है और कानून बनने के बाद भी वो इंटरफेयर कर सकती है। कैसे? जब आंदोलन करके वो ऐसा कर सकती है। ठीक, तो चलिए मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन से तरीके हैं। बहस और चर्चा, आपको पता है जब कानून संसद में आता है, कोई भी विधेयक संसद में आता है तो उसमें बहस और चर्चा बखूबी होती है। तो विपक्ष जो भी सांसद है वो पक्ष दल से उस विधेयक को लाने, उस विधेयक का क्या उद्देश्य है, इन सब बातों पर चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और विपक्ष का कर्तव्य है कि वो पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर दे। पक्ष का ये परम कर्तव्य है कि वो पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर दे। आगे सुनो। कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, आपको मैंने पहले बता दिया है, संसद ही वो स्थल है जहां से किसी भी कानून के बनने या ना बनने की अनुमति मिलती है। बिना संसद के अनुमति के कोई भी विधेयक कानून में तब्दील नहीं हो सकता है। अगर आपके राजनीतिक दल के पास, राजनीतिक कार्यपालिका के पास बहुमत है, आज के जैसी राजनीतिक कार्यपालिका है, तो उसके लिए अपने कानून को सफल करना मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो सांसद हैं वो अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर कोई भी काम नहीं करते। इसलिए नहीं तो कोई भी कानून कभी पास नहीं हो सकता जब तक संसद ना चाहे तो। क्योंकि जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है और उस राजनीतिक दल के सांसद
अपनी राजनीतिक कार्यपालिका से सवाल नहीं करते। जैसे अभी भाजपा की राजनीतिक कार्यपालिका है, तो भाजपा के जो सांसद हैं वो अपनी सरकार से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री से, अपने रक्षा मंत्री से सवाल नहीं करते। वो कुछ बोलते हैं, वो ताली पीट कर चले आते हैं, टेबल पीट कर। आप तो बहुत सारों को जानते भी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप कुछ 10-20 सांसदों को जानते होंगे, उसके अलावा तो आप जानते तक नहीं होंगे। ऐसे सांसद हैं, कितनों को जानते हैं हम? बस 10-20 को। उसके अलावा जितने भी सांसद हैं हम जानते तक नहीं। हमें अपने क्षेत्र की सांसद का नाम तक नहीं पता होता। कौन है? उस दिन मीनाक्षी लेखी, हमें पता तक नहीं था, है ना? तो ये चीजें क्यों? क्योंकि वो लोग कभी आते ही नहीं है जनता के बीच में। वो लोग जनता के बीच में आते ही हैं, तो उनके बारे में कैसे पता चलेगा? माननीय मोदी जी को देश को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए जनता ने मोदी लहर में भी भाजपा के सभी सांसदों को जिता दिया। नहीं तो ये जीतने वाले भी नहीं थे। समझ में आई बात? तो ये बात मायने रखती है कि हमारे सांसद जो चुने गए हैं वो जनता का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। ठीक है, चर्चा और स्वीकृति देकर या अस्वीकृति। वित्तीय नियंत्रण, आपको पता है लोकसभा के पास वित्तीय नियंत्रण है। वित्त संबंधी कोई भी कानून आएगा उस पर चर्चा पूरी की जाएगी। बिना लोकसभा में उसका अधिनियम पास हुए कोई भी राष्ट्र का वित्तीय काम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब भाजपा के पास आज के जैसी राजनीतिक कार्यपालिका होती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुमत है अगर आपके पास संसद में, तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल नहीं है। ठीक, और फिर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा ये आपके 4 तरीके हैं जिनके माध्यम से आपकी संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। आपकी संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो चलिए इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। बहस और वाद विवाद, आपको मैं बता चुका हूं कि संसद से बड़ा वाद विवाद का भारत में कोई दूसरा मंच नहीं है। आप वहां जो भी बोलेंगे पूरा भारत उसे सुनेगा। इसलिए संसद में होने वाली वाद विवाद भारत की सबसे बड़ी वाद विवादों में से एक मानी जाती है। और वहां पर की गई बात जनता को सीधे पता चलती है। इसीलिए पक्ष की बात भी मायने रखती है और विपक्ष की बात भी मायने रखती है। तो विपक्ष किस प्रकार से राजनीतिक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है, सुनना भी। विपक्ष यह भूमिका निभाता है। पक्ष तो पूछेगा नहीं, पक्ष के सांसद तो पूछेंगे नहीं, तो विपक्ष के सांसद और विधायक ही ये काम करते हैं। तो सुनना, कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिलता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न है। आपको मैं बता ही चुका हूं कि कोई भी विधेयक आएगा बिना संसद में उसमें चर्चा हुए वो कभी भी पास नहीं हो सकता है। तो आपके इन सांसदों के पास किसी भी कानून पर कुछ ये तरीके होते हैं जिनके माध्यम से वो चर्चा करते हैं। एक है आपका प्रश्नकाल, दूसरा है आपका शून्यकाल। ठीक है, तो प्रश्नकाल क्या है? संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है जिसमें मंत्रियों और सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। एक है प्रश्नकाल जिसमें आप जो सांसद विधेयक लेकर आए, मतलब जिस मंत्री का वो विधेयक है उस मंत्री से आप प्रश्नकाल में तीखे सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं उस विधेयक से संबंधित। और एक होता है आपका शून्यकाल, इसमें आप कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें जो पक्ष दल है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो आपके प्रश्न का उत्तर दे या ना दे। लेकिन संसद में पूछा गया हर प्रश्न एक महत्व रखता है, इसलिए जिस दल से पूछा जाता है वो उसका उत्तर देता ही
है, क्योंकि अगर उत्तर नहीं देगा तो पूरा भारत देख रहा है, वो उसके लिए बदनामी का सबब बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शून्य काल में आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन जो उससे संबंधित मंत्री होता है वो उसके लिए उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि संसद कोई मामूली जगह नहीं है कि आप उसका उत्तर नहीं देंगे। आपसे पूछा गया है प्रश्न तो आप उत्तर देंगे ही देंगे, क्योंकि नहीं तो ये फिर आपके ऊपर एक आघात होगा कि मैंने इनसे प्रश्न पूछा था। जब वो व्यक्ति मीडिया में जाएगा तो वो साफ साफ कहेगा मैंने प्रश्न पूछा था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब इनके काम में कहीं ना कहीं तो खोट है, तभी के लिए मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वो लोग देते हैं। सुन लो, देखो क्या लिखा है शून्यकाल के संबंध में। इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव आदि ये सारी चीजें होती हैं शून्यकाल में। शून्यकाल पे आप किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक को उठा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं सरकार के मंत्री से, लेकिन सरकार का मंत्री उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है शून्यकाल के प्रश्न का। और प्रश्नकाल के प्रश्न का तो उत्तर देना उनके लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार से चर्चा और बहस के माध्यम, वाद विवाद और बहस के माध्यम से आपकी संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है जनता के प्रति। ठीक, आगे प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासनिक एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज्यादा उपस्थिति रहती है। ज्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्रायः ऊंची आवाज में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इससे कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। प्रश्नकाल एक ऐसा समय काल होता है संसद के समय में कि जिस समय आपके जो विपक्ष के सांसद होते हैं उस सरकार से इतने तीखे प्रश्न पूछते हैं कि अध्यक्ष महोदय को कभी कभी उन्हें आउट करना पड़ता है कि आप बाहर जाइए। आप देखते होंगे चर्चे पैम्पलेट उठा के दिखाए जाते हैं कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। अगर लोकतंत्र में प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ही है कि प्रश्न पूछा जाए और हर विषय पर गंभीर चर्चा की जाए। अगर उस पर गंभीर चर्चा नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अगर आपके संसद में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, प्रश्न के नाम पर सिर्फ दिखावट हो रही है, तो फिर वो संसद कार्य नहीं कर रही है। वो मतलब लोकतांत्रिक चरित्र से काम नहीं कर रही है। लोकतांत्रिक चरित्र का मतलब है कि जनता के विषयों को उठाया जाए संसद में, तब हम कहेंगे कि संसद लोकतांत्रिक पद्धति पर चल रही है। ठीक है, लोकतांत्रिक पद्धति पर चल रही है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब संसद आपकी लोकतांत्रिक पद्धति पर नहीं चल रही है। मन में कोई प्रश्न आ रहा है? नहीं? पक्का? ठीक है, चलो आगे सुनो।
कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बिना संसद की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। अंतिम फैसला मैंने आपको बता दिया, कल भी बताया था कि कानून बनने की प्रक्रिया में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। कानून बनने के लिए उसे संसद की स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। पर मैंने ये भी आपको बताया है कि राजनीतिक कार्यपालिका के पास अगर बहुमत है आपकी संसद में, तो उसके लिए अपने अधिनियम को पास कराना मुश्किल नहीं होता है। ये भी मैंने आपको बताया। जैसे आज की सरकार के पास अपार बहुमत है आपकी संसद में, उनके लिए अपने किसी भी कानून को पास कराना मुश्किल नहीं है। लेकिन विपक्ष उनसे सवाल जरूर करता है और उन सवालों को जनता भी सुनती है। अगर जनता ठेठी डाल के बैठी है तो फिर जनता ही मूर्ख है। लेकिन हमारे देश की जनता इतनी अवेयर है, वो जानती है, हर चीज को समझती है, तो विपक्ष की बातों को भी वो सुनती है, देखती है कि विपक्ष किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो इस प्रकार से बहुमत वाली राजनीतिक कार्यपालिका के भी कामों पर प्रश्न उठाया जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूं कि उनके द्वारा लाए गए अधिनियमों को पास होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनके द्वारा लाए गए अधिनियमों की गलती को तो जरूर जनता के सामने रखा जा सकता है। तो अगर विपक्ष इतना भी करने में सफल हो रहा है तो लोकतंत्र बचा हुआ है। तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि संसद ही वो स्थान है जहां किसी भी अधिनियम को कानून बनाने की प्रक्रिया का डिसीजन लिया जाता है, कि आखिरी डिसीजन संसद का ही होता है कि ये अधिनियम कानून बनेगा या नहीं बनेगा। वही तय करते हैं कि कोई भी अधिनियम कानून बनेगा या नहीं बनेगा। कैसे, सुन लो। कानूनों को मंजूरी देने या ना मंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मन माफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं। जैसे आज के टाइम पे भाजपा सरकार के पास है, उनके पास मन माफिक है। उनके पास क्या है? मन माफिक संसद में बहुमत है, तो उनके लिए किसी भी विधेयक को कानून बनाने में कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन जिसके पास, अब सोचो, जिसके पास बहुमत नहीं होता है उसको, तो जिसकी गठबंधन की सरकार होती है, उसको इस विषय पर किसी भी कानून को पास कराना इतना आसान नहीं होता। 2004 से लेकर 2014 की सरकार, ये जो थी ना कांग्रेस की सरकार, ये जो कांग्रेस, इसे यूपीए सरकार कहते हैं, यूपीए, ये कांग्रेस के गठबंधन का नाम था। क्या था? ये कांग्रेस के गठबंधन। बीजेपी के गठबंधन का नाम क्या है? एनडीए। आज कांग्रेस और अन्य दलों ने मिलाकर कौन सा गठबंधन बनाया है? इंडिया, है ना? सुना होगा बहुत नाम, ठीक है। तो ये गठबंधन अभी है कांग्रेस और अन्य 24 या 35 दलों का, 24 या 25 दलों का, ठीक है। तो ये है, तो ये जो सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक की जो सरकार थी, इसके लिए कानूनों को संसद में पास कराना, विधेयकों को पास कराना इतना आसान नहीं था। इसे अपने गठबंधन के दलों के प्रश्नों का सामना करना पड़ता था, और कभी कभी तो इसके गठबंधन के जो दल होते थे वो ही इसके अधिनियम के खिलाफ वोटिंग करते थे, अगर उनकी पार्टी लाइन के खिलाफ वो अधिनियम आ रहा है। जो महिला बिल आज आ रहा है ना, ये महिला बिल बहुत ही पहले आया था, बहुत ही पहले। तब भाजपा ने भी इसका विरोध किया था और भी बहुत सारी अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जिस कारण से वो उसी समय पास नहीं हो पाए। बहुत से बिल, जैसे आपका जीएसटी है,
जीएसटी कांग्रेस के टाइम पे भी लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके पास संसद में बहुमत नहीं था, मनमाफिक बहुमत नहीं था, जिस कारण से वो पास नहीं करा पाए। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि संसद में किसी भी विधेयक को कानून में तब्दील कराने के लिए आपके पास संसद में बहुमत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बहुमत के आप किसी भी कानून को पास करा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि संसद ही वो स्थान है जो किसी भी विधेयक को कानून में तब्दील करने की स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, आगे सुनो। लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो, जैसे कि 1977 में जनता पार्टी और 2000 में रजक सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफी रियायतें देनी पड़ती है। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत से, अगर आपके पास लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, तो फिर आपके लिए पास करवाना मुश्किल हो जाता है, आपके लिए मुश्किल हो जाता है पास कराना। समझ में आएगा? तो ये तरीके होते हैं। इस संयुक्त बैठकें बुलाई जाती है, कभी कभी संयुक्त बैठकों में भी कानून पास नहीं होता, कभी कभी संयुक्त बैठकों में भी लोकसभा के पास सिर्फ मामूली बहुमत हो, मामूली बहुमत मतलब वो क्राइटेरिया ही पूरा कर रहे हो सिर्फ, तो फिर जब संयुक्त बैठक होती है तब उसमें भी पास नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे टाइम आए, या ऐसे भी टाइम आए हैं जब, मतलब ये टाइम जो था, आप मान लीजिए ये वाला जो टाइम था, इस टाइम बहुत सारे विधेयक इसी कारण से अटक गए क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था, सही ढंग का जो होना चाहिए था किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए, और दोनों सदनों में होना बहुत जरूरी है। जैसे कल आपका नारी बंधन अधिनियम पास हो गया, परसों राज्यसभा से, लोकसभा से पास हुआ था, और कल आपका राज्यसभा से भी पास हो गया नारी बंधन अधिनियम। अब वो राष्ट्रपति साहिबा के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति साहिबा उस पर जिस दिन वोटिंग कर देंगी वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा के पास यहाँ पर बहुमत है, भाजपा के पास दोनों सदनों में अच्छा बहुमत है, अच्छी बहुमत है, मतलब उनके गठबंधन के पास अच्छा बहुमत है, तो उनके लिए दोनों सदनों में से कानून पास कराना कोई मुश्किल की बात नहीं। वित्तीय नियंत्रण, आपको मैं पहले बता चुका हूं, भारत सरकार को कुछ भी काम करना है तो उसका प्रस्ताव उन्हें, वित्तीय कामकाज का प्रस्ताव उन्हें बजट के दौरान पूरी संसद के सामने रखना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम पैसे कहां से कमाएंगे और फिर कितना कहां खर्च करेंगे। ये सारी चीजें बतानी पड़ती है भारत की जनता को, बिना भारत की जनता को बताए, अर्थात संसद में बिना बताए आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। कितना कैसे कहां खर्च करेंगे, इन सब बातों को आपको बताना पड़ता है भारत की जनता को, तब जाकर आप कुछ काम कर सकते हैं। बिना ये करे आप कुछ नहीं कर सकते, बिना ऐसा करे आप कुछ भारत सरकार के पैसे को कुछ भी खर्च नहीं कर सकते हैं। तो सुन लो, जैसे पहले कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक
कैग, इसे क्या कहते हैं? ये जो है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक, इसे हिंदी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। ठीक है, तो और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है, लेकिन संसदीय नियंत्रण का एक मात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। देखो ये वाला जो है वित्तीय नियंत्रण, ये कभी कभी असफल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जो लोग राजनीतिक कार्यपालिका में हैं, इसका मतलब उनके पास संसद में बहुमत है। बिना संसद में बहुमत के वो राजनीतिक कार्यपालिका में नहीं बैठ सकते। तो अगर उनके पास राजनीतिक कार्यपालिका में बहुमत है, संसद में बहुमत है, तो उनके लिए वित्तीय मंजूरी लेना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे आज के टाइम पर भाजपा को वित्तीय स्वीकृति लेना कोई बड़ा काम नहीं, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं, अपार बहुमत है, अपार बहुमत। तो इसलिए उनके लिए वित्तीय नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। वो आराम से भारत का पैसा खर्च कर लेते हैं देश के विकास के लिए या कुछ भी करने के लिए। ठीक है, आपको पता है राज्यसभा का वित्तीय नियंत्रण में ज्यादा भूमिका नहीं है, उसके पास ना के बराबर ताकत है वित्तीय संसाधनों के मामलों में, वित्तीय विधेयकों के मामलों में। अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो जाता है अगर आपके पास संसद में क्या है? बहुमत है। सारा खेल बहुमत का है, ये जान लो, सारा खेल ही बहुमत का है। अगर आपके पास बहुमत है तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक आपके सांसद आपको अपना नेता मान रहे हैं। जब तक आपके सांसद आपको अपना नेता मान रहे हैं तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर उनमें से कुछ लोग आपको अपना नेता मानना बंद कर देंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। तभी ये अविश्वास प्रस्ताव आपके कामों को करने में कठिनाई आ सकती है, नहीं तो कोई कठिनाई नहीं आने वाली। गठबंधन सरकार को कठिनाई आती है, लेकिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार को कोई भी कठिनाई नहीं आती। ये 2004 से 2014 वाली जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी वाली, इसको कठिनाई आ सकती है, लेकिन माननीय मोदी जी वाली जो सरकार 2014 से 2024 तक रहेगी उसके लिए कोई कठिनाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास अपार बहुमत है संसद में, उसके संसदीय सदस्य बहुत ज्यादा जीते हुए हैं, उस पार्टी के सांसद बहुत बड़ी संख्या में जीते हुए हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है अपने विधेयकों को, अपने कानूनों को पास कराने में, समझना। और उनके खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया भी जाता है तो वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होगा वो अविश्वास प्रस्ताव पास कराने में। लेकिन विपक्ष फिर भी लाती है, क्यों? क्योंकि वो जनता को दिखाना चाहती है कि हम एक्टिव हैं, हम आपके हक के लिए लड़ रहे हैं इस सरकार से, तो अगले चुनाव में हमें भी आप अपना विश्वास प्रदान करें, जिससे कि हम भी आपके लिए बेहतर कर सके। ये लोकतंत्र की एक अच्छाई है कि विपक्ष अपनी भूमिका दिखाता है, जिससे जनता उसे आने वाले चुनाव में और मजबूत करती है। ठीक, आगे सुनो। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है। सच है ये, अगर उनको बहुमत प्राप्त है तो आप कल्पना में ही हटा सकते हैं, वास्तविकता में तो आप उनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटाना सिर्फ सपना हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास अपार बहुमत है। कहां? संसद में। क्योंकि उनके कितने सांसद जीते हुए हैं? 318। 543 में से 318 सांसद उनके जीते हुए, खुद उनकी पार्टी थी, तो इसलिए उनको उनके पद से हटाना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। ठीक है,
लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्याग पत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए न रख सकी। आप ये जान लीजिए कि 1989 के बाद भारत में गठबंधन राजनीति स्टार्ट होती है। 1989 के बाद फिर से सुन लेना, 1989 से लेकर 2014 का ये जो समय काल है, ये कौन सा काल कहलाता है? भारतीय राजनीति का गठबंधन काल। इसे को अलायंस एरा कहते हैं। क्या कहते हैं? को अलायंस एरा कहते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का को अलायंस एरा कहते हैं। इस समय काल में जितने प्रधानमंत्री बदले हैं ना, उतने आज तक नहीं बदले हैं। समझ में आई बात? उतने आज तक नहीं बदले जितने इस पीरियड में आपके प्रधानमंत्री बदले जाते हैं। यहाँ तो इतनी सरकारें आई जो अपना 5 साल का समय काल भी पूरा नहीं कर सकी। 15 महीने, 1 साल, 6 महीने में ही गिर गई। इतने में ही गिर गए। क्यों? क्योंकि उनका संसद में जो उनके गठबंधन दल थे, उन्होंने उनका समर्थन करना छोड़ दिया। इसलिए बहुत बार उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ा। तो इस काल में आप पता करके आएंगे, इस काल में कितने प्रधानमंत्री बदले हैं, कितने प्रधानमंत्री हमने बदले हैं, इसको पता करके आएंगे आप। 1989 से लेकर 2014 तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने, सारी लिस्ट बनाकर लाना। ठीक, आगे सुनो। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग ले और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति कोरम का अभाव और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी रही हैं, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। अब बहुमत वाली सरकार होती है तो सरकार जवाब देना भी पसंद नहीं करती, विपक्ष सवाल पूछता रह जाता है और अध्यक्ष महोदय कभी-कभी उनको उद्दंडता के कारण बाहर भगा देते हैं। तो वॉकआउट उसे कहते हैं, और हिंदी में उसे कहते हैं बहिर्गमन। तो विपक्ष कभी-कभी अपने मन से बहिर्गमन कहता है, जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो हम संसद में बैठकर क्या करेंगे या विधान मंडलों में बैठकर क्या करेंगे, तो वो वॉकआउट कर देते हैं। तो ये तरीके हैं जिनके माध्यम से आपकी संसद आपकी राजनीतिक कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। के प्रतिनिधित्व की क्या ये क्या, ठीक है। तो ये है आपके, तो अविश्वास प्रस्ताव तभी सफल हो पाएगा जब संसद के सदस्यों के सोचने की क्षमता हो और वो पार्टी लाइन से हटकर देश की जनता के प्रति सोचें और अपने प्रधानमंत्री को देखें, तब जाकर कुछ हो पाएगा। नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास की तरह गायब हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर राजनीतिक का आज की जैसी राजनीतिक कार्यपालिका होगी तो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है। बस अविश्वास प्रस्ताव आएगा और उस पर चर्चा होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। ठीक है, तो संसद वो स्थान है जहां आपके देश का लोकतंत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन ये लोकतंत्र तभी तक दिखाई पड़ेगा जब तक हमारी जनता जागरूक रहेगी और जनता जागरूक होकर वोट डालेगी। और वोट डालना हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन बहुत से लोग वोट डालने भी नहीं जाते। आपको मैं बता देता हूं, आपके देश में सिर्फ 70% लोग वोट डालते हैं और ये हमारे देश के लिए एक धिक्कार की बात है। जिन देशों के लोगों को
वोट के अधिकार को प्राप्त करने की लड़ाई लड़नी पड़ी ना, उनसे पूछो वोट का क्या महत्व होता। आपके देश की जनता को वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ी। आपके संविधान निर्माताओं ने निर्विवाद तरीके से वोट डालने का अधिकार आपकी जनता को दे दिया, निर्विवाद, कोई बहस नहीं। भारतीय संविधान का एक यही अनुच्छेद था जिसपे कोई चर्चा नहीं हुई थी, ये बिना बहस के पास हो गया था। पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं आप, उसमें ये वाला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान निर्माण का वो कौन सा अनुच्छेद है जो बिना किसी विवाद के पास हुआ है, तो वो सिर्फ कौन सा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो आपके देश की जनता वोट डालने का महत्व नहीं समझती, और महत्व क्यों नहीं समझती, क्योंकि उसे मुफ्त में मिल गया है। और अगर आज उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता ना, तब उसे इसका महत्व पता चल जाता। और मैं अपील करता हूं अपने देश की जनता से कि वोट डालने जरूर जाएं आप, क्योंकि वोट आपका वो राइट है जो आपके देश की सरकार का चयन करता है, और आपके देश की सरकार का चयन अर्थात आपके भविष्य के निर्माण का चयन है। इसलिए आप वोट डालने जरूर जाएं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यही समाप्त करता हूं। अगली क्लास में आज ही शाम को हम इस चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।